हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज न्यूरो एनाटॉमी पढ़ेंगे रफ़ी से। न्यूरो एनाटॉमी डबल ए एफसीपीएस नोट से पहले हमने पढ़ लिया था, लेकिन उसमें से जो पॉइंट्स हमारे पास डबल ए नोट्स में नहीं थे और रफ़ी में प्रेजेंट हैं वो फिर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो रफ़ी से मैं सारा वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो डबल ए नोट्स के न्यूरो एनाटॉमी वाले चैप्टर्स में यूनिट में नहीं थे। तो आपने पहले वो वाले लेक्चर सारे कर लेने हैं डबल ए नोट्स वाले, उसके बाद फिर आपने इस तरफ आना है। तो न्यूरो एनाटॉमी रफ़ी से आज हमारा पहला लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ते हैं कि मेनिंजाइटिस हमारे पास 0 से 6 मंथ्स तक जो होता है उसमें कॉजेटिव एजेंट्स कौन से होंगे। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसको स्ट्रेप्टोकोकाई एगलक्टी भी कहते हैं, और साथ में ई कोलाई। तो 0 से 6 मंथ्स तक के जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें, फिर 6 मंथ से 6 ईयर्स तक के जो होते हैं उनमें सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया है। सेकंड नंबर पे नाइजीरिया मेनिंजिटाइडस है। तीसरे नंबर पे फिर एच इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। फिर उसके बाद अच्छा, इसमें आपने जो है अब देखें 6 मंथ्स टू 6 ईयर और फिर 6 ईयर से 60 ईयर तक, इनमें हमारे पास क्या है, ये दोनों जो है कॉमन होते हैं। फर्स्ट मोस्ट कॉमन इनमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, और यहाँ पर सेकंड कॉमन नाइजीरिया मेनिंजिटाइडस, यहाँ पर भी यही है। और यहाँ पर एक थर्ड हमारे पास ऑर्गेनिज्म भी जो कि काज कर सकता है नमूनिया कॉमनली, वो है एच इन्फ्लुएंजा टाइप भी, जो कि यहाँ पर एडल्ट 6 ईयर से अबव पेशेंट्स में रेयरली काज करता है नमूनिया। सिर्फ क्या है, 0 से 6 मंथ्स तक के जो बेबीज़ हैं उनमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। बाकी ये 6 मंथ से 6 ईयर और 6 ईयर से 60 ईयर तक, ये दो जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो कॉमन है, और तीसरा जो है वो सिर्फ डिफरेंट है, वो 6 ईयर तक के पेशेंट में होता है, काज कर सकता है नमूनिया, लेकिन एडल्ट्स में नहीं काज कर सकता। अच्छा, फिर इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आते हैं वहाँ पर एमसीक्यूज़ में, वो पूछेंगे कि टीन्स के अंदर, जो टीन एज में हमारे पास क्या है नमूनिया होता है, और इसमें हो सकता है वो ये पूछें कि टीन एडल्ट्स में जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं या किसिंग वगैरह करते हैं, तो उनमें हमारे पास कौन सा मेनिंजाइटिस हो सकता है, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से, नाइजीरिया मेनिंजिटाइडस की वजह से, क्योंकि हमारे पास ये किसिंग के दौरान हमारे पास ट्रांसफ़र हो सकता है, और इसी की वजह से फिर हमारे पास क्या है, वो नमूनिया हो सकता है। फिर मेनिंजाइटिस प्लस रैश, फिर ये भी पूछ सकते हैं कि एक पेशेंट है उसको मेनिंजाइटिस हुआ है, साथ में उसको रैश है, या सिंपल रैश कहेंगे या कहेंगे मैक्यूलोपैपुलर रैश है, तो उसमें हमारे पास कॉजेटिव एजेंट पूछेंगे तो वो है नाइजीरिया मेनिंजिटाइडस। तो रैश का अगर जिक्र आ गया और टीन एज की अगर जिक्र आ गई तो, और मेनिंजाइटिस का जिक्र आ गया, तो फिर क्या है, आपने नाइजीरिया मेनिंजिटाइडस, मतलब अगर टीन एज की बात करें या एडल्ट टीन एज विच आर सेक्सुअली एक्टिव, ठीक है, तो उसमें भी हमारा नज़रिया मेनिंजाइटिस है, नमूनिया का जो काज है, और सॉरी मेनिंजाइटिस का। और साथ में अगर वो पूछें कि एक पेशेंट है उसको मेनिंजाइटिस हुआ है, साथ में उसको रैश है, तो उसमें हम भी हमारे पास नज़रिया मेनिंजाइटिस वो मोस्ट कॉमन काज है। HIV में, हॉटकिन लिम्फोमा के पेशेंट में, और सॉरी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में, तो इन सब पेशेंट्स में हमारे पास मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन काज क्या है, फंगस है एक, जिसका नाम है क्रिप्टोकोकस, तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वो है सेफ्ट्राइक्सोन, और दूसरे नंबर पे पेनिसिलिन जी है। अगर सेफ्ट्राइक्सोन ऑप्शन में नहीं होगा तो आपने पेनिसिलिन जी का ऑप्शन क्लिक करना है। अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फंगल मेनिंजाइटिस, अब फंगल मेनिंजाइटिस जैसे वो क्रिप्टोकोकस मैंने बताया था कि जो एड्स के पेशेंट में या फिर हॉटकिन लिम्फोमा के या इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमनली काज करता है, तो उनके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, एम्फोटेरेसिन भी। तो वहाँ पर एमसीक्यूज़ में वो डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछेंगे कि फंगल मेनिंजाइटिस का, हो सकता है वो आपको ये बताएं कि एक HIV पेशेंट है उसको मेनिंजाइटिस हुआ है, तो उसमें हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ट्रीटमेंट के लिए एम्फोटेरेसिन भी है। या कहेंगे इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है उसमें मोस्ट कॉमनली मेनिंजाइटिस की काज क्या है, क्रिप्टोकोकस है, और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, एम्फोटेरेसिन भी है। अच्छा, स्प्लीनेक्टोमी के बाद मेनिंजाइटिस जो होता है मोस्ट कॉमनली किस ऑर्गेनिज्म की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की वजह से। दूसरे नंबर पे नज़रिया मेनिंजिटाइडस है। तीसरा एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो इस वजह से स्प्लीनेक्टोमी के बाद स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया और नज़रिया मेनिंजिटाइडस के क्या होते हैं, और एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी के इन्फेक्शन लगाते होते हैं सॉरी उनके वैक्सीन्स लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर CSF एनालिसिस की तरफ आते हैं। अब मेनिंजाइटिस के देखें काज डिफरेंट टाइप्स हैं,
एक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है जो कि हमारे पास अभी तक हमने जितने पढ़े उसमें से मोस्टली बैक्टीरियल थे, सिवाय हमारे पास जो HIV और एड्स वाले पेशेंट्स में था फंगल था। इसके अलावा एक हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी मेनिंजाइटिस होता है स्पेशली चिल्ड्रन चाइल्ड्स में होता है, जिसको हम TBM कहते हैं, TB मेनिंजाइटिस। तो इसके अलावा वायरल मेनिंजाइटिस भी होता है जो कि वो भी चाइल्ड में कॉमनली होता है। तो इनमें हमारे पास डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं और डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, CSF को लेते हैं, CSF को LP पंक्चर करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं, वहाँ से CSF की एस्पायरेशन करते हैं, फिर CSF की हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब CSF में नॉर्मल वैल्यूज़ जो होते हैं, WBCs जो होते हैं 0 to 5 सेल्स होते हैं पर माइक्रोलीटर, और प्रोटीन कितने होते हैं 20 to 40 mg पर डेसीलीटर, और ग्लूकोज 45 to 80 मिलीग्राम पर DL। अब बैक्टीरियल, फंगल और TB और वायरल मेनिंजाइटिस, अब इन तीनों में हमारे पास क्या है, डिफरेंट हमारे पास ये डेटा वैल्यूज़ होते हैं। अब देखें बैक्टीरियल में क्या इंक्रीज़ होते हैं, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियर लिकोसाइड्स। अब ये पॉलीमार्फो न्यूक्लियर लिकोसाइड्स किसको कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स के कहते हैं। सिंपल PMNs का मतलब है न्यूट्रोफिल्स। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या इंक्रीज़ होता है, न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज़ होते हैं, और साथ में प्रोटीन्स भी इंक्रीज़ होते हैं, मोर देन 1 ग्राम पर लीटर है। और जो प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज होगा वो लेस देन CSF के अंदर जो ग्लूकोज होगा वो प्लाज्मा के 1/2 से भी कम होगा। अब देखिए प्लाज्मा में हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो तकरीबन 70 से 110 तक होता है ना, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, तो ये उसके हाफ से भी कम होगा, मतलब 50 होगा या 50 से भी कम होगा। नॉर्मली CSF में कितना होता है, 66 होता है ना, 66 से लेकर 70 वगैरह 80 तक भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर एक रेंज दिया हुआ ना 45 से 80 तक। लेकिन क्या है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जब होगा तो ग्लूकोज, क्योंकि बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, इस वजह से ग्लूकोज कम हुआ है CSF में। फंगल और TB मेनिंजाइटिस में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होते हैं। वहाँ पर देखें न्यूट्रोफिल्स थे, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स। बाकी यहाँ पर भी प्रोटीन इंक्रीज हुए थे बैक्टीरियल में, यहाँ पर भी प्रोटीन इंक्रीज होंगे, मोर देन 1 ग्राम है। ग्लूकोज यहाँ पर भी कम हो रहा है क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया है, फंगस भी हमारे पास, ये दोनों ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है बैक्टीरियल और फंगल या TB में, वो है लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर लिम्फोसाइट्स होंगे, वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होंगे। वायरल में फिर क्या है, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर लिम्फोसाइट्स थे, यहाँ पर भी लिम्फोसाइट्स हैं, और यहाँ पर प्रोटीन नॉर्मल है वायरल में, और ग्लूकोज भी नॉर्मल होगा या स्लाइटली कम होगा, ठीक है, 80% ऑफ द प्लाज्मा होगा। तो इस वजह यहाँ पर वायरल और फंगल में या TB मेनिंजाइटिस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन एंड ग्लूकोज की बेस पे, क्योंकि यहाँ पर वायरल में ना प्रोटीन ज़्यादा हो रहे हैं ना ग्लूकोज कम हो रहा है, और जो TB में मेनिंजाइटिस में वो प्रोटीन भी इंक्रीज होते हैं और ग्लूकोज भी कम होता है। और TBM और बैक्टीरियल में डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ WBCs, ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। अब देखें TB में क्या है, लिम्फोसाइट हमने पढ़ा था कि क्रोनिक इन्फेक्शंस में और वायरल इन्फेक्शंस में लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होते हैं। तो क्योंकि TB क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है, इस वजह से उसमें लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हैं, वायरल में भी लिम्फोसाइट। लेकिन हमने कहा था एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं उनमें न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होते हैं, इस वजह से यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स रेज हैं। तो ये सारे कॉमन सेंस वाली बातें ये आपको समझ आ जाएंगी। तो बैक्टीरिया, TB और फंगस सारे ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं ना फूड के लिए, एनर्जी के लिए, तो इस वजह से सब में क्या ग्लूकोज डिक्रीज हुआ है। लेकिन वायरस जो है वो आपको पता है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो ग्लूकोज वगैरह यूटिलाइज नहीं करता, इस वजह से उसमें नॉर्मल होता है ग्लूकोज। मेनिंजाइटिस विद बायलैटरल एड्रिनल कॉर्टिकल हेमरेजेस, ये MCQs भी आता है कि मेनिंजाइटिस हुआ पेशेंट को, साथ में उसको क्या है, दोनों एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स है उसमें हेमोरेजेस हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, नज़रिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। इसकी वजह से हमारे पास डेथ भी हो सकता है। इसको हम लोग नाम दे रहे थे, ये हमने पढ़ा था, इसमें माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था, इसकी वजह से शॉक भी होता था, डेथ भी हो सकती थी। तो अगर बायलैटरल एड्रिनल ग्लैंड के अंदर के कॉर्टेक्स के अंदर हेमरेजेस हैं और मेनिंजाइटिस भी है पेशेंट को, तो ये नज़रिया मेनिंजाइटिस की वजह से है। अच्छा, फिर उसके बाद है स्ट्रेच एंड इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। अब स्ट्रेच रिफ्लेक्स और इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो होता है इसमें यह है कि जब हमारे पास एक्सेसिव हमारे पास मसल का लेंथ एक्सेसिवली इंक्रीज़ हो जाए, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही हो, तो फिर क्या होता है, एक रिस्पॉन्स मसल स्पाइंडल क्या है, मसल स्पाइंडल उसको सेंस करता है। उसके बाद क्या है, मसल स्पाइंडल क्या है, 1 अल्फा फाइबर्स के थ्रू स्केलेटल मसल की तरफ क्या बैठता है, इम्पल्स बैठता है, और वो स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट होते हैं ताकि मसल की एक्सेसिव हमारे पास लेंथनिंग ना हो जाए और वो रप्चर ना हो जाए। तो
तो इसको कहते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स। मतलब जब बहुत ज़्यादा लेंथन हो जाए, ठीक है, उस वक्त हमारे पास मसल वापस उसके रिस्पॉन्स में फिर कंट्रैक्ट होते हैं, तो उसको स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहते हैं। और उसको कौन करवा रहा है? मसल स्पाइंडल। और फाइबर कौन से होते हैं? 1 अल्फा फाइबर्स। फिर इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स नाम से ज़ाहिर है ये इसके अपोजिट है। ये हमारे पास जब मसल बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट हों तो उसकी वजह से मसल के अंदर टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, फिर उनके भी रप्चर होने का ख़तरा होता है, तो उस वक्त मसल हमारे पास रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। और वो कौन करवाता है? गोल्गी टेंडन आर्गन। तो 1 बीटा फाइबर इसको हमारे पास कैरी करते हैं। गोल्गी टेंडन आर्गन से क्या है? इन्फॉर्मेशन को, इम्पल्स को मसल्स की तरफ ले जाते हैं और मसल्स को रिलैक्स करवाते हैं, उनकी कंट्रक्शन को इनहिबिट करते हैं और रिलैक्स करवाते हैं। तो क्या है? गोल्गी टेंडन आर्गन है 1 बीटा फाइबर काजेज रिलैक्सेशन ऑफ ओवर कंट्रैक्टेड या ओवर टेंस्ड मसल्स, तो इसको कहते हैं इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। अच्छा, ये इसका एमसीक्यूज हमारे पास रफ़ी में बार बार आया हुआ इस तरह से कि वो कहेंगे कि एक गर्ल है या बुआई है, उसने उठाए हुए 3 बुक्स, तो वो जब 4th बुक्स उठाता है तो क्या है? अचानक उसके हाथ से सारे बुक्स गिर जाते हैं। तो उसकी वजह क्या है? जब वो 4 बुक्स उठाता है ना, तो उसके जो बाइसेप मसल हैं सामने वाले वो बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट होते हैं, तो उनके रप्चर होने का खतरा होता है। तो उस वक्त हमारे पास इम्पल्स 1 बीटा गोल्गी टेंडन आर्गन उस टेंशन को, वो जो मसल के अंदर टेंशन है उसको सेंस करता है और फिर 1 बीटा फाइबर्स के ज़रिए बाइसेप मसल की तरफ क्या भेजेगा? पल्स भेजेगा कि रिलैक्स हो जाओ, नहीं तो रप्चर होने का खतरा है। तो फिर वो रिलैक्स होंगे, जब रिलैक्स होंगे तो किताबें गिर जाएंगी। तो इसको कहते हैं इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स या गोल्गी टेंडन रिफ्लेक्स है। अब ये क्या करता है? गोल्गी टेंडन रिफ्लेक्स क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है क्या? ओवर स्ट्रेचिंग को। अब यहाँ पर ओवर स्ट्रेचिंग का ये मतलब नहीं है कि ओवर लेंथ के सेंस में नहीं, ये ओवर स्ट्रेचिंग का ये मतलब है जब मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट हो जाएं, टाइट हो जाएं, तो उसको हम कह रहे हैं ओवर स्ट्रेचिंग। तो उस वक्त टीयरिंग का खतरा होता है, रप्चर का खतरा होता है, ओवर स्ट्रेचिंग। तो उसको प्रिवेंट कर रहा होता है क्या? गोल्गी टेंडन आर्गन या गोल्गी टेंडन रिफ्लेक्स या इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। क्लेस्प नाइफ रिफ्लेक्स जो होता है वो भी यही होता है कि एक्सजरेटेड रिस्पॉन्स होता है ऑफ गोल्गी टेंडन आर्गन। इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, ये मैंने आपको पहले भी AAFCPS नोट्स में पढ़ाया था कि इसमें हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में भी होता है, उसमें क्या होता है? क्लेस्प नाइफ रिजिडिटी। यहाँ पर होता है क्लेस्प नाइफ रिफ्लेक्स है। इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस होता है। जब भी आप हमारे पास क्या है? हैंड को, फॉर एग्जांपल आप क्या है? एक पेशेंट है, उसके हैंड को, उसके 4 आर्म को आप क्या है? कंट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जब उसको फ्लेक्स करना चाहते हैं तो उसको आप क्या है? बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जब वो 70-80 डिग्री तक उसको आप फ्लेक्स कर लेंगे, उसके बाद क्या है? बहुत तेज़ी से उसका जो मज़ीद 4 आर्म है वो मज़ीद हमारे पास फ्लेक्स हो जाएगा। मतलब 70 डिग्री तक या 60 डिग्री तक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। आप उसका बाजू, उसका 4 आर्म फ्लेक्स ही नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद क्या है? आप क्या है? जैसे 70 तक डिग्री तक पहुंचते हैं, 60 या 70 डिग्री तक, फिर वो खुद ब खुद बहुत तेज़ी से फ्लेक्स हो जाता है। उसको कहते हैं क्लेस्प नाइफ रिफ्लेक्स। जैसे हमारे पास चाकू होता है ना, उसको जब आप हमारे पास क्या कर रहे होते हैं? ओपन कर रहे होते हैं ना, तो उसका पहला सिरा जो है शुरू में आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जब आपने यहाँ तक ले आया, ठीक है, तो यहाँ तक जब आप ले आए, ठीक है, फिर अचानक वो खुद ब खुद ओपन हो जाता है। या फिर फ्लेक्शन के दौरान भी ऐसे होता है, जब आप उसको फ्लेक्स कर रहे हो, बंद कर रहे हो, ठीक है, क्लेस्प नाइफ को इस तरह आप ले जा रहे हैं, ठीक है, बहुत हमारे पास फोर्स आपको लगाना पड़ता है, रेजिस्टेंस होता है ना, ले जा रहे हैं। आखिर में क्या है? जब बहुत 80-70 डिग्री तक आप चले गए तो वो खुद ब खुद हमारे पास क्या है? क्लोज हो जाता है। तो ये क्लेस्प नाइफ रिफ्लेक्स इस वजह से इसको कह रहे हैं। अब फिर है फ्लेक्सर रिफ्लेक्स अकर्स ड्यू टू नॉक्सियस स्टिमुलाई। नॉक्सियस का मतलब जो पेन के स्टिमुलस होते हैं उसकी वजह से फ्लेक्सर रिफ्लेक्स क्या होता है? अकर होता है। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स इज मेडिएटेड बाय, अच्छा, अकर किस वजह से? नॉक्सियस स्टिमुलस की वजह से। और मेडिएट कौन कर रहा है? न्यूक्लियर बैक। ये फ्लेक्सर रिफ्लेक्स भी तकरीबन सिमिलर है इसी के, गोल्गी टेंडन रिफ्लेक्स के। फिर बायलैटरल रिकरेंट लेरिंजियल नर्व कट है मसल स्पेयर्ड। अब अच्छा, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जो होते हैं अगर दोनों हमारे पास कट हो जाएं तो कौन सा मसल स्पेयर होगा? क्रिकोथायराइड। अब जो लेरिंक्स के तमाम मसल्स होते हैं उनको कौन सप्लाई कर रहा होता है? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। सिवाय किसके? क्रिकोथायराइड को कौन सप्लाई कर रहा होता है? वो होता है सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, ठीक है। लैरिंक्स इज इनर्वेटेड बाय वेगस नर्व। वेगस नर्व के ब्रांचेस से, वेगस नर्व के कौन से ब्रांचेस होते हैं? यही रिकरेंट लैरिंजियल एंड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। और वाया न्यूक्लियस एम्बिगुअस। न्यूक्लियस एम्बिगुअस कहाँ पे होता है? ये होता है मेडुला के अंदर हमारे पास होता है, और वहाँ से वेगस नर्व निकल रहा होता है। फिर वेगस नर्व के ब्रांचेस होते हैं, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एंड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, वो सप्लाई कर रहे होते हैं, इनर्वेट कर रहे होते हैं किसके? लैरिंक्स के मसल को। तो यहाँ पर निमोनिक है स्कार। स्कार का मतलब एस से क्या है? क्रिकोथायराइड। एस फॉर क्रिकोथायराइड मतलब सुपीरियर लैरिंजियल नर्व जो है वो क्रिकोथायराइड को इनर्वेट करता है, इस मसल को।
उसके अलावा जो तमाम ए का मतलब आल अदर मसल, आल अदर लेरेंजियल मसल जो होते हैं उनको कौन इनर्वेट करता है? आर इनर्वेट करता है। आर का मतलब रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अब ये सुपीरियर लेरेंजियल नर्व और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व दोनों वेगस नर्व की ब्रांचेज हैं, और वेगस नर्व का जो न्यूक्लियस होता है मेडुला के अंदर वो कौन सा होता है? न्यूक्लियस एम्बिगुअस। तो ये आपने याद रखने हैं। फिर है ये हमने पढ़ा था मोटर इनर्वेशन। अब सेंसरी इनर्वेशन कैसे होगा? अबव वोकल कार्ड कौन सप्लाई कर रहा है? इंटरनल लेरेंजियल नर्व इनर्वेट करता है, और वोकल कार्ड के नीचे कौन होता है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है। अच्छा, फिर है इंटरनल लेरेंजियल नर्व, फिर किसकी ब्रांच थी? उसी सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की ब्रांच है। फिर इसके बाद आपने मसल्स भी आपने याद रखने की, कौन से मसल ओपन करते हैं ग्लोटिस को, कौन से क्लोज करते हैं ग्लोटिस को, और मसल विच टेंस वोकल कार्ड, मसल विच रिलैक्स वोकल कार्ड, मसल विच ओपन इनलेट ऑफ लैरिंक्स। ये सारे मसल आपने याद रखने, क्योंकि इनके एमसीक्यूज कभी कभार आते हैं। अब जो मसल्स ओपन करते हैं ग्लोटिस को वो है पोस्टीरियर क्रिकोएरेटिनॉइड है, और जो मसल क्लोज करते हैं वो है लेटरल क्रिकोएरेटिनॉइड, ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड है, क्रिकोथायराइड है, एंड थायरोएरेटिनॉइड है। ये आपने रटने हैं। फिर मसल विच टेंस वोकल कार्ड, जो टेंस करते हैं वोकल कार्ड को वो है क्रिकोथायराइड, और जो रिलैक्स करता है वोकल कार्ड वो है थायरोएरेटिनॉइड है। फिर मसल विच ओपन इनलेट ऑफ लैरिंक्स है, लैरिंक्स के इनलेट को जो ओपन करते हैं मसल वो है थायरोएपिग्लोटिकस। ये आपने याद रखना है। फिर एक पेशेंट है पोस्ट थायराइडेक्टोमी है, एक पेशेंट है उसका हमने थायराइडेक्टोमी की है, उसके बाद क्या है? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हुई है। तो क्या है? लूजनिंग ऑफ फोकल कार्ड्स है, डैमेज टू क्रिकोथायराइड मसल है। तो क्रिकोथायराइड मसल को अगर हमारे पास क्या है? डैमेज होगा, हार्सनेस ऑफ वॉइस होगी। अब देखिए अगर सिर्फ होता हार्सनेस ऑफ वॉइस तो हम कहते कौन सा रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज हुआ है, लेकिन वो हार्सनेस ऑफ वॉइस के साथ बता रहे हैं कि लूजनिंग ऑफ वोकल कार्ड्स है। तो वोकल कार्ड्स लूजन भी हो गए हैं, लूज हो गए हैं। तो लूज हमारे पास टाइट कौन रख रहा था? क्रिकोथायराइड। देखें टेंस कौन कर रहा था वोकल कार्ड को? क्रिकोथायराइड को, क्रिकोथायराइड कर रहा था। अब वोकल कार्ड लूज हो गए, मतलब ये वाला जो मसल्स है या इसका जो नर्व है वो हमारे पास डैमेज हुआ है। तो हमारे पास क्या है? अब डैमेज कौन हुआ है? क्रिकोथायराइड हुआ है, या इसका जो नर्व है कौन सा नर्व है? इंटरनल लेरेंजियल नर्व इसको इनर्वेट कर रहा था, सॉरी सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। तो एमसीक्यूज में या तो नर्व पूछेंगे या मसल पूछेंगे कि क्या है? आर्सनेस ऑफ वॉइस है, साथ में क्या है? वोकल कार्ड की लूजनिंग हो गई है, तो आप क्या कहेंगे? क्रिकोथायराइड मसल है। और अगर नर्व का पूछेंगे सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। अब पोस्ट थायराइडेक्टोमी है, ठीक है। थायराइडेक्टोमी के बाद, पोस्ट थायराइडेक्टोमी का मतलब थायराइडेक्टोमी के बाद टेंस वोकल कार्ड्स हैं ऑन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर लूजन वोकल कार्ड थे, अब टेंस वोकल कार्ड्स हैं एग्जामिनेशन के ऊपर। तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है? कौन सा मसल? थायरोएरेटिनॉइड। अब देखें टेंस है, इसका मतलब जो मसल लूज कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था, वो डैमेज हुए हैं। तो रिलैक्स कौन कर रहा था? थायरोएरेटिनॉइड रिलैक्स कर रहा था, लूज कर रहा था, अब वो डैमेज हुआ है। इसकी वजह से फिर क्या है? ये जो मसल है ये हमारे पास क्या है? ओवर डोमिनेट हो जाएगा, तो टेंस हो जाएंगे मसल, वोकल कार्ड्स टेंस हो जाएंगे। तो थायरोएरेटिनॉइड, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है कि क्रिकोथायराइड का काम था टेंस रखना वोकल कार्ड को। तो अब अगर वोकल कार्ड लूज है, इसका मतलब ये वाला मसल काम नहीं कर रहा, ये डैमेज हुआ है, या इसका नर्व डैमेज हुआ है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। अगर वो पूछें कि वोकल कार्ड टेंस है, तो इसका मतलब जो रिलैक्स कर रहे थे मसल वो डैमेज हुए हैं, तो वो थे थायरोएरेटिनॉइड, तो वो डैमेज हुए हैं। फिर है पार्शियल रिसेक्शन ऑफ बोथ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अब दोनों रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का पार्शियल रिसेक्शन, पार्शियली कट हो गए हैं, तो फिर क्या होगा? वोकल कार्ड्स को कंप्लीटली इडक्टेड पोजीशन में होंगे या मीडियल पोजीशन में होंगे। तो ये आंसर दिया होगा एमसीक्यूज में, ऑप्शन में ये होगा या फिर ये होगा। तो जो सा हुआ इनमें से उसी को आपने करेक्ट करना है। हार्सनेस ऑफ वॉइस है, स्ट्रक्चर डैमेज रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। देखें अगर सिंपल पूछें हार्सनेस ऑफ वॉइस है तो कौन सा स्ट्रक्चर या नर्व डैमेज है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। लेकिन अगर पूछें हार्सनेस ऑफ वॉइस है, साथ में वो पूछ रहे हैं कि लूजन्स वोकल कार्ड हैं, तो फिर क्या है? क्रिकोथायराइड या फिर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व डैमेज है। या फिर कहेंगे हार्सनेस ऑफ वॉइस है, साथ में क्या है? टेंस वोकल कार्ड है, तो फिर क्या है? थायरोएरेटिनॉइड। इसी वजह से मैंने कहा कि ये मसल्स आपने याद रखने, तो इनसे आपको क्या पता चलेगा कि हमारे पास क्या है? आंसर क्या है? नर्व इमीडिएटली लेटरल टू ट्रेकिया, ट्रेकिया के इमीडिएटली लेटरल कौन सा नर्व होता है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अगर इमीडिएटली का जिक्र ना हो फिर आप वेगस नर्व लगा सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली का अगर जिक्र हो तो फिर आप रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। लेकिन अब रिकरेंट लेरेंजियल नर्व क्या है? थायराइड ग्लैंड के मीडियल होता है, लेकिन ट्रेकिया के इमीडिएटली लेटरल होता है। ये आपने याद रखना है, दोनों एमसीक्यूज आ सकते हैं। ड्यूरिंग थायराइडेक्टोमी है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज लाइगेटेड है, ठीक है, इसका मतलब सुपीरियर। तो थायराइडेक्टोमी के दौरान सुपीरियर थायराइड आर्टरी को हमने लाइगेट किया है, क्लोज टू ग्लैंड है, ग्लैंड के करीब, टू सेव, किस चीज़ को सेव करने के लिए? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व।
ठीक है ना। सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ जा रहा होता है क्या, एक्सटर्नल लारिंजियल नर्व जा रहा होता है। तो इस वजह से सुपीरियर थायराइड आर्टरी को हम लोग ग्लैंड के करीब लाइगेट करते हैं ताकि एक्सटर्नल लारिंजियल नर्व को डैमेज ना पहुंचे। उसके बाद है इस्थिमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड का इस्थिमस जो होता है, इस्थिमस जहाँ पर वो दोनों लोब्स कनेक्ट हो रहे होते हैं जिस टिश्यू के ज़रिए, स्ट्रक्चर के ज़रिए, उसको इस्थिमस कहते हैं। तो वो किस लेवल पे होता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग के लेवल पे होता है थायराइड ग्लैंड का इस्थिमस। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड का पूछने कि थायराइड ग्लैंड किस लेवल ऑफ वर्टेब्री पे होगा, ठीक है, यहाँ पर ऊपर इस्थिमस ऑफ थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है तो उसमें हम कहेंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग, ट्रेकिया के जो रिंग है ना फ्रंट से। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें और एट द लेवल ऑफ वर्टिब्री, किस लेवल ऑफ वर्टिब्री पे प्रेजेंट है, तो वो है C5 से लेकर T1 तक, मतलब C5, 6, 7, 8, T1, तो T1 तक है उसका हमारे पास। थायराइड सर्जरी हमने की है और अपर लोब डैमेज हुआ है, तो अपर लोब अगर थायराइड का जो अपर लोब है वो अगर डैमेज होगा तो एक्सटर्नल लारिंजियल नर्व वहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो डैमेज होगा। लेकिन थायराइड सर्जरी में अगर लोअर लोब डैमेज हुआ है या लोअर लोब का थायराइड सर्जरी हमने किया है मतलब अपर लोब का हमारे पास थायराइड अगर हम सर्जरी करें तो उसमें कौन से नर्व के डैमेज होने का खतरा होता है, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व का। और अगर लोअर लोब ऑफ थायराइड की सर्जरी हम करें तो उसमें कौन से नर्व के डैमेज होने का रिस्क होता है, वो होता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। लेकिन मोस्ट कॉमनली नर्व जो इंजर्ड होता है वो होता है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। अगर सिंपल पूछें मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी तो वो आपने एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व लिखना है। लेकिन अगर वो पूछें ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी ऑफ द अपर लोब विच नर्व इज एट रिस्क, ठीक है, तो वह एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। एंड ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी ऑफ लोअर लोब विच नर्व इज एट रिस्क ऑफ डैमेज, तो वह है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। सुपेरियर थायराइड आर्टरी इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एमसीक्यूज था कि सुपेरियर थायराइड आर्टरी को हम लाइगेट करते हैं ग्लैंड्स के करीब ताकि एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व को प्रिवेंट कर सकें, सेव कर सकें, क्योंकि ये दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। तो सुपेरियर थायराइड आर्टरी पर सप्लाई किसको करता है, पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड मसल ऑफ लैरिंक्स को। अच्छा, इंजर्ड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी, थायराइडेक्टमी के दौरान इंजर्ड हो सकता है क्या, सुपेरियर थायराइड आर्टरी और एक्सटर्नल लारिंजियल नर्व भी। सुपेरियर थायराइड आर्टरी को तो हम लाइगेट करते हैं लेकिन क्या है, एक्सटर्नल लारिंजियल नर्व डैमेज हो सकता है, वो भी अपर लोब के। देखें अपर लोब के सर्जरी में, अपर लोब का जब सर्जरी कर रहे होते हैं तो उस वक्त इसका रिस्क होता है एक्सटर्नल लारिंजियल नर्व के डैमेज का। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी पर रिलेटेड होता है टू रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, मतलब लोअर लोब में इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होता है, उसके साथ चल रहा होता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, और अपर लोब में एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, उसके साथ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से रिलेटेड है और रन कर रहा होता है बिटवीन ट्रेकिया एंड एस्फेगस एंड इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन ट्रेकियोस्टोमी। अब जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और इन्फीरियर ये जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है ये कॉमनली इंजर्ड होता है किसमें, ट्रेकियोस्टोमी में। और थायराइडेक्टमी में मोस्ट कॉमनली जो नर्व इंजर्ड हो रहा होता है वो होता है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। लेकिन अगर अपर एंड लोअर लोब की बात करें तो फिर आपने एक्सटर्नल, अपर लोब में एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है, लोअर लोब में रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। और ट्रेकियोस्टोमी की अगर बात करें तो उसमें मोस्ट कॉमनली इंजर्ड कौन सा नर्व हो रहा है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। फिर है इंटरनल लैरिंजियल नर्व जो होता है, जो कि सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की एक ब्रांच है, वो पास होता है किससे, थायराइड एंड हायोइड बोन के दरमियान से। थायराइड ग्लैंड डिराइव होता है एंडोडर्म से। थाइमस एंड इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं डेवलप होते हैं फ्रॉम थर्ड ब्रेकियल पाउच, लेकिन जो सुपीरियर पैराथायराइड है वो डेवलप होता है फ्रॉम फोर्थ ब्रेकियल पाउच। ये थोड़ी बहुत एम्ब्रियोलॉजी के पॉइंट्स हैं, ये भी आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज में आते हैं। थायराइड ग्लैंड का लिम्फ ड्रेनेज जो होता है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में हमारे पास जा रहा होता है, लेकिन जो इन्फीरियर और अभी वीनस ड्रेनेज की हम बात कर रहे हैं, इन्फीरियर थायराइड वेन ड्रेन होता है ब्रेकियोसेफलिक वेन में, और जो सुपीरियर एंड मिडल थायराइड वेन है वो इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करते हैं। तो ये आपने याद रखने सारे। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, फिर कल से आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 3 या 4 या मैक्सिमम 5 लेक्चर में आपको इंशाल्लाह रफ़ी का नीरो कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद फिर आगे मज़ीद दोबारा AA नोट से पढ़ेंगे। फिर जो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, AA नोट्स में, वो फिर हम रफ़ी से पढ़ा करेंगे। थैंक यू। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।